हेलो स्टूडेंट। आज हम जो है संस्कृति के बारे में जानेंगे कि संस्कृति का अर्थ क्या होता है, उसका जो है उसकी विभिन्न जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। और साथ में जो है संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ और संस्कृति और सभ्यता इसी काल में मनुष्य जो है जंगल में रहता था। कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। और अपना भरण पोषण करने के लिए जो क्या करता था, अन्य खाद्य पदार्थों पर निर्भर था, लेकिन वो उनका उत्पादन नहीं करता था। केवल कंद मूल फल खाता था, पशुओं का शिकार करता था। ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसने क्या किया, पशुपालन और कृषि करना प्रारंभ किया। ठीक है। फिर बाद में जैसे सर्दी गर्मी बरसात और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए उसने क्या किया, लकड़ी घास फूस और ईंटों के मकान बनाना शुरू किया। ठीक है। इसके अलावा जो अपने तन को ढकने के लिए उसने जो है वृक्षों की छाल, पशुओं की खाल और बाद में जो है उसने ऊनी सूती वस्त्र का प्रयोग करना शुरू किया। इसके अलावा अग्नि वायु जो आदि प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, उनका प्रयोग करके अपने जीवन को अधिक सुखी बनाने का प्रयास किया। और आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य अपनी उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गया है। मतलब धीरे धीरे इस चीज़ों का विकास हुआ है। ठीक है। और ये विकास क्यों हुआ है? क्योंकि मनुष्य जो है विवेकशील प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है। और वो चिंतन और विवेक किससे होता है? बुद्धि से। उसके पास बुद्धि है। और बाकी जीवधारी जो है उनमें बुद्धि तो है लेकिन कम है, इतनी मात्रा में नहीं है जितनी मनुष्य में है। ठीक है। और वो अपनी इस बुद्धि का उपयोग करके जो है क्या करता है, भौतिक क्षेत्र में जो है बहुत सारी प्रगति करता है। और उसने जो है भौतिक क्षेत्र में जो है कई प्रकार की रचनाओं का निर्माण किया। और साथ साथ जो है कई प्रकार की संस्थाएं और सामाजिक परंपराओं का विकास किया। और इन संस्थाओं की वजह से जो है उन संस्थाओं को अध्ययन करने के लिए अलग अलग विषयों का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे राजनीति शास्त्र है, समाजशास्त्र है, नीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। इन सामाजिक विज्ञानों का जन्म हुआ। तो इस प्रकार जो है मनुष्य ने अपने जीवन को जो है सरस और सौंदर्य में बनाया है, धीरे धीरे, मतलब एक साथ नहीं, धीरे धीरे बनाया है। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति क्या कहलाती है, बुद्धि का प्रयोग करके विचार और क्रम के क्षेत्र में जो मनुष्य ने सर्जन किया है वो क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। अब हम उसका जो है थोड़ा शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं कि संस्कृति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संस्कृति शब्द जो है सम उपसर्ग व क्रय धातु से मिलकर बना है। क्रय धातु है और सम उपसर्ग है। और जिसका अर्थ क्या होता है? परिष्कृत, परिमार्जित व उत्तम बनाना। परिष्कृत, परिमार्जित और उत्तम बनाना। और मनुष्य ने धर्म का जो विकास किया है, दर्शन शास्त्र के रूप में जो चिंतन मनन किया है, साहित्य कला व संगीत में जो सर्जन किया है, सामाजिक जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए जिन प्रथाओं तथा संस्थाओं का विकास किया है, उन सभी का समावेश जो है किसमें किया जाता है? संस्कृति में किया जाता है। लेकिन मानव संस्कृति जो है उसका विकास किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है। ये अनगिनत व्यक्तियों के सामूहिक और सतत प्रयास का परिणाम है। और मतलब धीरे धीरे हुआ है। मतलब बहुत सारे लोगों ने जो है, बहुत सारे लोगों की इसमें भूमिका है। और ये संस्कृति किसी युग विशेष की भी करती नहीं है, बल्कि युगों युगों की करती है। मतलब बहुत सारे युग बीत जाने के बाद संस्कृति का जन्म होता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है। अब जो है हम कुछ संस्कृति की परिभाषाएं के बारे में जान लेते हैं जो बड़े बड़े विद्वानों ने इसके बारे में दी है। इनमें जो पहला विद्वान है वो है ईबी टाइलर। कौन सा है? ईबी टाइलर। वो कहता है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा तथा ऐसी ही अन्य समताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। मतलब संस्कृति क्या होता है कि ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, विचार, प्रथा, इन सब का जो है समावेश होता है। कौन कहता है ऐसा? ईबी टाइलर। ठीक है। और फिर बाद में जो है हम पिडिंगटन के बारे में जान रहे हैं। वो कहता है कि भौतिक और बौद्धिक साधनों उपकरणों का संपूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपनी प्राणी शास्त्रीय एवं सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है तथा अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। मतलब पिडिंगटन का विचार अलग है। वो कहता है भौतिक और बौद्धिक साधनों या उपकरणों का संपूर्ण योग है जिनके माध्यम से मानव क्या करता है, अपने प्राणी शास्त्रीय और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। अब जो अगली परिभाषा है वो बिल्स और हाइजर ने दी है। वो कहता है कि मानव समाज के सदस्य विहार करने के जो निश्चित ढंग व तरीकों को अपनाते हैं वह संपूर्ण रूप से संस्कृति का निर्माण करते हैं। मतलब मानव समाज में जो है विहार करने का एक आदर्श नमूना जो है अपनाता है, वो क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। ऐसा किन का मानना है? बिल्स और हाइजर का। इसके बाद में जो बात आती है, प्रसिद्ध समाजशास्त्री गिलिन जो क्या कहता है संस्कृति के बारे में, वो कहता है कि प्रत्येक समूह
प्रत्येक समूह तथा समाज में आंतरिक तथा बाह्य व्यवहार के ऐसे प्रतिमान होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं तथा बच्चों को सिखलाए जाते हैं, जिनमें निरंतर परिवर्तन की संभावना रहती है। मतलब वो क्या कहता है कि प्रत्येक समूह हो या समाज हो, में आंतरिक और बाह्य जो है व्यवहार के ऐसे प्रतिमान होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाए जाते हैं। जैसे हम हमारे परिवार वालों से हम सीखते हैं, हमारे से जो है आने वाली पीढ़ी सीखेगी, ऐसे हम प्रतिमान स्थापित करते जाएंगे। फिर अगला जो राइटर है वो है ग्रीन। कौन सा है? ग्रीन। और वो कहता है कि संस्कृति ज्ञान व्यवहार विश्वास की उन आदर्श पत्तियों को तथा ज्ञान व व्यवहार से उत्पन्न हुए साधनों की व्यवस्था को जो कि समय के साथ परिवर्तित होती है कहते हैं, जो सामाजिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। मतलब ये ग्रीन क्या कहता है कि संस्कृति जो है ज्ञान व्यवहार और विश्वास की आदर्श पत्तियां हैं, है ना। और ये जो है हम आने वाली पीढ़ी को देते हैं। किसका रूपांतर मानते हैं? संस्कार का। और जीवन को परिमार्जित करने के लिए अनेक प्रकार के संस्कार करने होते हैं और जीवन की शुद्धि के लिए किए गए इन आवश्यक कृत्यों या संस्कारों की योजना को ही संस्कृति कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कार का जो है उसका रूपांतर संस्कृति है। मतलब संस्कृति से किसका अर्थ प्रकट होता है? संस्कार का। ठीक है। कुछ जो अन्य विद्वान हैं वो कहते हैं कि संस्कृति जो है नैतिक आध्यात्मिक तथा बौद्धिक उपलब्धियों की समग्रता को संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? कि नैतिक आध्यात्मिक और बौद्धिक जो उपलब्धियां हैं उनकी समग्रता को क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ परिभाषाएं दी गई है, संस्कृति कुछ परिभाषाएं दी गई है, लेकिन इनमें से कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं है, क्योंकि विश्व बहुत बड़ा है। विश्व बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे देश है ना। और अलग अलग देशों की संस्कृति जो है अलग अलग प्रकार से विकसित हुई है। अलग अलग देश में रहने वाले व्यक्ति जो है अलग अलग प्राकृतिक अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं और वो अलग अलग प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जो है अपनी संस्कृति का विकास करते हैं। ठीक है। लेकिन भारतीय संस्कृति जो है वो सार्वभौमिक रही है। भारतीय संस्कृति जो है सार्वभौमिक रही है। जब विश्व के जो अन्य देश है वो सभ्यता का पाठ पढ़ रहे थे, तब भारत में जो है वैदिक ऋचाएं गूंजती थी। ठीक है। और उन्होंने जो है कुछ सार्वभौमिक आदर्श दुनिया को दिए हैं, जैसे सत्य अहिंसा, है ना। ये कुछ जो है सार्वभौमिक आदर्श उन्होंने जो है सत्य शिवम सुंदरम का आदर्श जो है उसने विश्व संस्कृति को दिया है। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति एक सार्वभौमिक संस्कृति है। भारतीय संस्कृति क्या है? एक सार्वभौमिक संस्कृति है। और ये जो है युगों युगों से चली आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, लेकिन फिर भी जो है ये अविरल रूप से चली आ रही है। ठीक है। अब बात आती है, अगला जो टॉपिक है वो है कि भारतीय संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ, मतलब ये पैदा कैसे हुई। ठीक है। तो इसके बारे में भी विद्वानों में की अलग अलग राय है। अब पहला जो विद्वान है के प्रभाव से हुआ है, पश्चिम एशिया की सुमेरियन संस्कृति प्रभाव से व्हीलर है हुआ है। उसका मानना है। और दूसरा जो विद्वान है वो क्या कहता है कि हेरास और चटर्जी जो है वो कहते हैं कि इसके निर्माण का श्रेय द्रविड़ों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? द्रविड़ों। द्रविड़ जो है दक्षिण भारत की एक जाति थी, है ना। ठीक है। फेयर सर्विस जो है वो क्या कहते हैं कि जो आपके संस्कृति का जो उद्भव हुआ है वो हिंद ईरानी क्षेत्र की अपनी उपज है। हिंद और ईरानी क्षेत्र, मतलब इंडिया का क्षेत्र है और ईरान का क्षेत्र है, इस क्षेत्र की अपनी उपज है, ये कहीं बाहर से नहीं है ये। लेकिन विद्वान जो है, दूसरे विद्वानों का एक समूह जो है वो मानता है कि भारतीय संस्कृति किसी दूसरे की प्रतिकृति नहीं है, कहीं दूसरी जगह से नहीं आई है, बल्कि भारतीय संस्कृति खुद अपनी है, अपने भारत की खुद की अपनी है। ठीक है। क्योंकि भारत में जो कुछ परंपराएं हैं, जैसे पीपल के वृक्ष की पूजा, बेल का महत्व है, स्नान और ध्यान, खास किस्म की लिपि, कला शैली आदि कुछ ऐसी चीजें हैं जो विश्व में और कहीं दिखाई नहीं देती है। ठीक है। और जो है ये जो आज संस्कृति का जो परिपक्व रूप दिखाई देता है, ये समय के साथ मतलब जो है परिपक्व होने के उसमें जो है गहराई और पैनापन आया है। समय के साथ इसमें गहराई और पैनापन आया है और ये आज बहुत ही परिपक्व नजर आती है। तो इस प्रकार भारत की संस्कृति कहीं बाहर से नहीं आई है, भारतीय संस्कृति भारत की खुद की अपनी है। अब बात आती है एक जो बहुत ही जटिल प्रश्न है कि संस्कृति और सभ्यता के बीच में अंतर क्या होता है। कई बार क्या होता है सभ्यता और संस्कृति को लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। ठीक है। कुछ लोग जो क्या करते हैं इसको पर्यायवाची मानते हैं कि भाई जो है ये दोनों पर्यायवाची है, और कुछ लोग कहते हैं कि इनमें अंतर होता है। तो इसका अंतर को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ विद्वानों के विचार जानते हैं, कुछ विद्वानों के विचार जानते हैं। उनमें पहला जो विद्वान है वो है स्पेंगलर। कौन सा है? स्पेंगलर। और स्पेंगलर कहता है कि सभ्यता को संस्कृति की चरम और अनिवार्य अवस्था माना है। सभ्यता को क्या माना है? संस्कृति की चरम और अनिवार्य अवस्था माना है। ठीक है। उसके अनुसार संस्कृति पहले विकास की अवस्था से गुजरती है और उस समय उसका रूप बौद्धिक और आध्यात्मिक होता है। जब संस्कृति विकास के रूप में गुजरती है तो उसका रूप क्या होता है? कैसा होता है? बौद्धिक और आध्यात्मिक।
और इसके बाद जब संस्कृति का पतन होता है तो वो क्या होती है? सभ्यता। मतलब संस्कृति का जब पतन हो जाता है तो वो क्या कहलाती है? सभ्यता कहलाती है। प्राचीन यूरोप के इतिहास के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि पुनर्जागरण काल और भारतीय इतिहास संदर्भ में हम देखें तो जो है आपके वैदिक काल, ये संस्कृति के युग थे। क्या थे? संस्कृति के युग थे। लेकिन इसके बाद में जो युग आए, ठीक है, वो जो है क्या, कौन से युग कहलाए? सभ्यता के। क्या कहलाए? सभ्यता युग कहलाए। ठीक है, जो जैसे प्राचीन यूरोप में हम रोम की सभ्यता को दे सकते हैं और भारत में बौद्ध युग के बाद के जो समय आया उसको हम सभ्यता के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि ये संस्कृति के पतन का युग था। किसके अनुसार? स्पेंगलर के अनुसार। अब अगला जो विद्वान है वो है टाइबनी। कौन सा है? टाइबनी। वो मतलब जो है आपके स्पेंगलर के मत से सहमत है कि भाई सभ्यता बाद में आती है, संस्कृति पहले आती है। ठीक है, और एक विकास के क्रम से गुजरती है। लेकिन उसका जो उससे विरोधाभास है वो इस बात को लेकर है कि स्पेंगलर कहता है कि जो संस्कृति होती है वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। लेकिन टाइबनी का क्या मानना है कि संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती है और वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए हेलेनिस्टिक जो संस्कृति है जो यूनानी और एशियाई संस्कृतियों की वजह से जो है आपके अस्तित्व में आई है। ठीक है, तो इस प्रकार एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को प्रभावित करती है। ऐसा किसका मानना है? टाइबनी का। ठीक है, टाइबनी का मानना है। अब जो है हम बात करते हैं, तीसरा जो विद्वान है वो है इलियट। कौन सा है? इलियट। वो मानता है कि संस्कृति समाज की नहीं होती है। वो क्या मानता है? कि समाज की नहीं होती है, वर्गों की होती है। किसकी होती है? वर्गों की होती है। समाज में बहुत सारे वर्ग होते हैं, अलग अलग वर्गों की अलग अलग संस्कृति होती है और उनमें कुछ मानक संस्कृति होती है जिसका बाकी लोग फॉलो करते हैं। जैसे अभिजात वर्ग की जो संस्कृति होती है वो बाकी लोगों के लिए मापदंड कार्य करती है और वो लोग जो है वैसा बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो दूसरे विद्वान हैं गेटे और गेसेट, वो क्या कहते हैं कि वो मानक संस्कृति के बारे में थोड़ा अंतर करते हैं। वो कहते हैं कि अभिजात वर्ग की संस्कृति मानक नहीं होती है। किसकी संस्कृति मानक होती है? मध्यम वर्ग की संस्कृति मानक होती है। अब जो कुछ मार्क्सवादी जो है वो इसके बारे में अलग विचार रखते हैं। वो कहते हैं कि संस्कृति वर्ग का ही संस्कृति होती है, संस्कृति वर्ग की संस्कृति होती है। उनका भी ऐसा ही मानना है। लेकिन वो कहते हैं कि वर्ग की संस्कृति मतलब आर्थिक साधनों से प्रभावित होती है, आर्थिक साधनों से प्रभावित होती है। मतलब जिसके हाथ में जो है आर्थिक साधन होते हैं और वही जो है उसकी संस्कृति उसी प्रकार प्रभावी हो जाती है। मतलब जिस वर्ग के हाथ में आर्थिक संसाधन होते हैं, उत्पादन के साधन होते हैं, वो संस्कृति समाज में प्रभावी हो जाती है और जिसके हाथ में उत्पादन के साधन नहीं होते हैं वो निष्प्रभावी हो जाती है। ठीक है, तो उत्पादन के साधन जो तय करते हैं कि कौन सी संस्कृति अच्छी और कौन सी संस्कृति जो है निम्न होगी। तो इस प्रकार ये जो है आपके मार्क्सवादियों का कहना है। तो इस प्रकार हमने जो है संक्षेप में जाना कि संस्कृति को हम क्या कह सकते हैं? संस्कृति मनुष्य की क्रियाओं, व्यापारों और अभियुक्तियों का नाम है जिन्हें वह साध्य के रूप में देखता है। किसके रूप में देखता है? साध्य के रूप में। और ये जीवन क्रिया के उन क्षणों का नाम है जिन्हें वह स्वयं महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम जीवन के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं कि हमने घर बना लिया है ना, गाड़ी वगैरह खरीद ली, सब सुख सुविधाएं कर ली, लेकिन अपने जीवन का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य ये नहीं है। हम चाहते हैं भगवान के घर जाएंगे, है ना, वहां जो अच्छे कर्म करके जाएंगे। तो अपने जीवन का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो संस्कृति होता है और जो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं